हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल जी की क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी की डेली क्लासेस आ रही हैं। आप लोग सब्जेक्ट वाइज अपनी क्लासेस देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, ऑलमोस्ट 5 ईयर तक के मैं सारे पेपर्स आपको करवा रही हूँ, तो आप लोगों को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग अपने सारे पेपर्स यहीं से प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि डीएलएड में जो PYQs होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ऑलमोस्ट 80-90% आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर ज़रूर कंप्लीट करिएगा। तो अभी हम लोगों ने हिंदी के पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं, आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो भी आगे की वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग 41 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाषा निर्माण का आधार किस पर निर्भर करता है। तो जो भाषा निर्माण होती है उसका संपूर्ण आधार जो है वो ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। किस पर करता है? ध्वनि संकेतों पर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, छोटी सी व्याख्या है कि भाषा का मुख्य साधन क्या होता है? ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि मतलब जो हम लोग आवाज़ जो हमारी होती है, जिससे हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध जो है वो श्रवण कौशल से है। ठीक है, इसमें ध्वनि सुनने और पहचानने की क्षमता आती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, 1 लाइनर हैं आपके, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। जितने भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यही क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेंगे और ये आपको 1 लाइनर में भी हेल्प करेंगे, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो सारे प्रश्न जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, वो सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। इसीलिए बहुत ही अच्छे से अपने प्रश्नों को तैयार करिएगा, अपनी वीडियोस को पूरा देखिएगा। ठीक है, और जितने भी प्रश्न मैं बता रही हूँ उनको अच्छे से रिवीजन करिएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको हूबहू अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए अच्छे से पढ़ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? ठीक है, संस्कृत में अलग होते हैं और हिंदी में अलग होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो सकता है डेफिनेशन आ जाए कि स्वर किसे कहते हैं, है ना, और व्यंजन किसे कहते हैं, तब आपको ये व्याख्या जो है वो काम आएगी। क्या काम आएगा? अगर आपसे पूछ दिया जाए, देखो 2 क्वेश्चन इसमें और रेडी हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर किसे कहते हैं या फिर व्यंजन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि स्वर जो होते हैं उन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वर स्वतंत्र होते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्यंजन में आप लिख सकते हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता होती है उनको उच्चारण करने में, और इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? देखिए वही चीज़ आ गया ना, मैंने बोला था ना ये क्वेश्चंस आते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों को उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है वो स्वर कहलाते हैं, या फिर जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वतंत्र होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको डिट्टो याद ही करना है, बिल्कुल रट्टा मार याद करना है, तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो, जैसा आपको लिखना हो, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट करके आना है। ठीक है, ऐसे छोड़ के नहीं आना है। 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर बहुत मायने रखता है। आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए, और अगर 11 आ गए तो बैक लग जाएगी ना, इसीलिए 1 नंबर बहुत मायने रखता है। तो आप लोग अच्छे से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा। जैसा आपको समझ में आए वैसा आप करके आइए। तो ये जो आ ई हैं, ये आपके क्या हैं? स्वर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अब दीर्घ से आप एक चीज़, एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा बता दे रही हूँ आपको, इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप अपनी भाषा में लिखें ठीक है, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, बट ट्रिक अगर आप देखोगे तो जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वो सारे दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, जिनमें बड़ी मात्रा होती है।
तो बड़ी मात्रा इन सभी में है, इसीलिए ये सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन सभी को बोलने में टाइम लगता है ना। अब जैसे हम छोटी ई बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ई, है ना, और बड़ी बोलेंगे तो ई, तो इसमें बोलने में टाइम लग रहा है ना, उच्चारण करने में थोड़ा सा वक्त ले रहा है, तो इसीलिए उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुंह का द्वार बंद करके फिर बोला जाता है और हवा रुक कर निकलती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, ट, ड़, ये सारे कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, ये आपसे पूछे भी जाते हैं। स्पर्श व्यंजन ऑब्जेक्टिव में आपको दे दिए जाते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट आपका है, स्पर्श व संयोगी व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब मुंह का द्वार बंद करके बोला जाता है और हवा रगड़ खाकर निकलती है तो वे संयोगी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे च, छ, ज, झ, ये सारे कैसे हैं? संयोगी व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भाषा के कितने रूप हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो 2 रूप हैं, लिखित है और मौखिक है। ठीक है, बोलना और लिखना ही भाषा के मूल रूप होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कि अमित, अमृत और गणेश के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। देखिए हिंदी के पेपर में आपको पर्यायवाची लिखने को ज़रूर आएंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 2-2 पर्यायवाची सभी के याद कर लीजिएगा। थोड़े जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे 5 इयर्स तक के, तो देखेंगे आपकी कौन कौन से पर्यायवाची ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं और 2-2 सबके याद कर लीजिएगा। अमित्र के होते हैं शत्रु, वैरी, और अमृत के होते हैं पीयूष, सुधा। गणेश का पता ही है सभी लोगों को कि विनायक, गणपति। ठीक है, तो पर्यायवाची तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तभी आपको याद होंगे। एक ही अर्थ के अलग अलग जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। अगर परिभाषा भी आती है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कि शब्द किसे कहते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, कि ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कि घर और पानी। अगर आपको ये नहीं याद होती है कि ध्वनियों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, तो फिर आपको ये तो पता ही होगा, जैसे घर में घा बना है और रा बना है। ठीक है, ये क्या है? वर्ड हैं। ठीक है, तो वर्डों के समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्ड, ये वर्ड है ना, तो वर्डों के समूह को हम घर कहते हैं। अब अगर आप इनको मिलाओगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? घर। ठीक है, इनका समूह में बना दिया, तो वर्डों के समूह को हम शब्द कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही आपकी करेक्ट हो जाएंगी। चलिए, अंश और अंश में क्या अंतर है? देखिए, अंश मीन्स होता है कंधा और अंश मीन्स होता है भाग या फिर हिस्सा। एक ही ध्वनि वाले शब्दों के अर्थ अलग हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक छोटू सा जीके क्लासेस का लोगो दिखाई दे रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग सपोर्ट करिएगा और सभी के साथ में शेयर करें, जो भी आपकी क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ DLED के BTC के एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ना कमेंट करके बताते नहीं हैं। आप लोग कमेंट करके सजेशन अगर आपको देना है सजेशन दे सकते हैं। कोई अगर आपको टॉपिक चाहिए, किस पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक कमेंट आप लोग कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अग्र और उन्मुख, ये शब्द का विलोम लिखना है। विलोम शब्द भी आते हैं, तो अग्र का होता है पृष्ठ या पश्चात, उन्मुख का होता है विमुख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्मुख वाला, ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि उन्मुख मीन्स विमुख। चलिए, विलोम का अर्थ विपरीत होता है, ये आप सभी को पता ही है। व्याख्या मैं इसलिए लिख देती हूँ छोटी छोटी सी, क्योंकि आपको अच्छे से चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भृंग और बिटप शब्द के पर्यायवाची। अब देखिए फिर से पर्यायवाची आए हैं, ये आपसे पूछे गए हैं एक पेपर में। ठीक है, तो भृंग का है मधुकर और भौरा, और विपट का होता है तरु या पादप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, श्रुत लेख का उद्देश्य क्या है? श्रुत लेख का उद्देश्य लेखन में शुद्धता और तीव्रता लाना होता है। ठीक है, शिक्षक बोलते हैं और छात्र लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं श्रुत लेख, मतलब सुनकर लिखना।
श वर्ड किसके योग से बना है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका छा वर्ड आता है, एक आपका ज्ञा आता है, एक आपका त्रा आता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये ज़रूर इनमें से एक ना एक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है कि शा वर्ड किसके योग से मिलकर बना है, ज्ञा वर्ड किसके योग से मिलकर बना है। तो ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर 1 नंबर का जो प्रश्न आता है उनमें भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो छा बना है क और श, षटकोण वाले से, ठीक है। इनके योग से मिलकर आपका छा बना है और छा जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, कितने संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए, व्यंजन किसे कहते हैं अभी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से कि हिंदी भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। तो बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखिएगा कि सुनना, बोलना, पहले हमने किसी की बात सुन ली, फिर हम अपना बोलेंगे, पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। जब सुनेंगे तभी बोलेंगे और जब पढ़ेंगे तभी लिखेंगे। तो ये चीज़ होती है, 4 आपके होते हैं भाषा के कौशल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अनुनासिक वर्ड किसे कहते हैं? जिन वर्णों में वायुनासिका से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। रा, या, ना, मा, ये सारे कैसे हैं? अनुनासिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पार्श्व किसे कहते हैं? ठीक है, जब जीव बीच में अवरुद्ध होकर हवा किनारों से निकले वे पार्श्व शब्द कहलाते हैं, जैसे ला, ला, ठीक है। आप बोल के देखिए तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लुटित तथा लोड़ित किसे कहते हैं? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के हैं सभी में हम आपको 20 क्वेश्चंस कवर कराते हैं। आज की वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है तो क्या है कि जब जीव की नोक तालू से बार बार टकरा कर ध्वनि उत्पन्न करे उसे हम लुटित या लोड़ित कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रा, देखो आप जीभ आप देखो ऊपर जा रही है फिर सही से आ रही है, ठीक है। रा, अब आप रा बोल के देखिए, रा, ठीक है। तो रा ध्वनि जो होती है वो लुटित लोड़ित कहलाती है। चलिए, ये थे हमारे आज के 60 क्वेश्चन और फटाफट से कौशल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो लाइक करके जाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा कॉमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।